गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस सीरीज का ये सेकंड चैप्टर है और हम अभी तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, या फिर जिसे और भी क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इन विच बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। मतलब किसी भी प्रकार की लाइफ अगर एग्जिस्ट करती है और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, हम उसे बेसिकली बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। अब डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं इसे। बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल लेवल्स, फ्रॉम जीन्स विथिन स्पीसीज टू इकोसिस्टम। मतलब किसी भी प्रकार की लाइफ हमारे अर्थ पर जितनी भी अवेलेबल है, उन सभी को मिलाकर हम बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। क्लियर है इतना? बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और बीच बीच में आएंगे, तो मैं आपको शुरू में ही समझा देता हूँ। पहला है फ्लोरा और सेकंड है फौना। फ्लोरा का मतलब सिंपल, फ्लोरा फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? प्लांट। याद कर लीजिएगा, बीच में बहुत कंफ्यूज करता है ये। तो अभी इसको समझ लेंगे अच्छे से। क्या नाम है? फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लोरा से फ्लावर याद रखेंगे, और फ्लावर याद हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा फ्लावर क्या है? एक प्लांट है। तो फ्लोरा विच मीन्स प्लांट लाइफ की बात करेंगे हम, जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनके बारे में बात करेंगे। फौना, अब दूसरा क्या बचा? एनिमल्स बचे। तो फौना का मतलब क्या हो जाएगा? एनिमल लाइफ के बारे में। क्लियर है? फ्लोरा से क्या याद रखेंगे? फ्लावर। और फ्लावर से, फ्लावर क्या है? एक प्लांट है। तो फ्लोरा प्लांट है और फौना एनिमल्स हैं। राइट? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरा फौना इन इंडिया। अब बेसिकली हमारी जो कंट्री है ना, वो फ्लोरा फौना के मामले में काफी रिच कंट्री है। अराउंड 10% वाइल्ड लाइफ फ्लोराज हमारे यहाँ मिलते हैं और 20% फौना। राइट? और ये रिपोर्ट, ये सारी चीजें हमें बताता कौन है? आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या है? एक इंटरनेशनल एजेंसी है, जिसे यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। जिसने सारी चीजों को क्लासिफाई किया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, उनके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। तो पहला हम पढ़ेंगे नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज बेसिकली नाम से ही समझेंगे, नॉर्मल स्पीसीज वे स्पीसीज हैं जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हमें ज्यादा देख रेख की या फिर उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सफिशिएंट अमाउंट में या फिर सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। जिसका एग्जांपल है कैटल, पाइन, रोडेंट्स। अब कैटल पाइन रोडेंट्स दिखते कैसे हैं, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले कैटल, जो गाय वगैरह भैंस वगैरह होती हैं। पाइन ट्री एंड रोडेंट, जितने भी चूहे और खरगोश वगैरह, ये सारी चीजें रोडेंट्स में आती हैं। राइट? कैटल पाइन रोडेंट्स। कुछ एग्जांपल्स भी हम साथ साथ में याद रखेंगे। तो नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जिन जो सफिशिएंट क्वांटिटी या अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनकी ज्यादा चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है? वे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जिनका खत्म होने का खतरा बना हुआ है, कि वो अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो खत्म हो जाए। तो ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज हैं? ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, राइनोसोरस जिसे गेंडा हाथी भी बोलते हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस, लायन टेल्ड मकैक और संगई। अब देखते हैं इन्हें। ब्लैक बग कैसा दिखता है? ब्लैक बग, संगई, क्रोकोडाइल, और ये क्या था? इंडियन राइनो, इंडियन वाइल्ड एस, और ये है हमारा लाइन टेल्ड मकैक। अब लाइन टेल्ड मकैक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी टेल ना लाइन जैसी होती है, शेर जैसी होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लाइन टेल्ड मकैक। राइट? उसके बाद आते हैं वनरेबल स्पीसीज में। वनरेबल स्पीसीज कौन सी होती हैं? ये वो स्पीसीज होती हैं जिनका एंडेंजर्ड कैटेगरी में जाने का डर होता है। मतलब ये ठीक ठीक अमाउंट या वैल्यू में अवेलेबल तो है,
बट अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती हैं। अब अभी हम एंडेंजर्ड स्पीसीज पढ़ के आए। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनके खत्म विलुप्त होने का खतरा बना रहता है, और वनरेबल स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि वनरेबल हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाए। इसके एग्जाम्पल क्या है? ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट और गैंजेटिक डॉल्फिन। ब्लू शीप कैसा दिखता है? ये ब्लू शीप है, ये एशियाटिक एलिफेंट है, और ये गैंजेटिक डॉल्फिन है जो कि गंगा में मिलती है। गैंजेटिक मीन्स गंगा से निकला है, और डॉल्फिन इनका नाम है। राइट, इतना समझ में आ गया। तो नॉर्मल स्पीसीज जिनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट या क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि जिन पे स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये खत्म होने की कगार पर है। राइट, विलुप्त हो जाएंगे अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया। वनरेबल स्पीसीज, वनरेबल स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं जो कि अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी। राइट, उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट, रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज कौन सी होती हैं? रेयर स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं जो कि एक जिनकी स्मॉल पॉपुलेशन होते हैं, जो कि अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया एंडेंजर्ड या वनरेबल कैटेगरी में जा सकती हैं। तो इन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। तो फिर रेयर स्पीसीज वो स्पीसीज हो गई जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद वो वनरेबल कैटेगरी या फिर एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती हैं, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल। इनके भी देख लेते हैं कैसे दिखते हैं ये क्या है? बियर, फॉक्स, बफेलो और हॉर्नबिल। समझ में आ गया? रेयर स्पीसीज जिनकी छोटी सी पॉपुलेशन होती है, अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया या फिर ये क्या एंडेंजर्ड या वनरेबल कैटेगरी में जाने के लिए तैयार हैं, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर इनकी पॉपुलेशन ऐसे ही डिक्लाइन होती रही तो। अब एंडेमिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? दीज आर द स्पेसिफिक विच ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज। किसी एक पर्टिकुलर एरियाज में ही मिलती हैं, किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही मिलती हैं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। राइट, जैसे कि अंडमान टेल, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग और मिथुन। तो ये क्या है? अंडमान टील है, ये पिजन है जो कि निकोबार में मिलता है, ये अंडमान वाइल्ड पिग है, और ये रहा हमारा मिथुन चक्रवर्ती। नहीं, मिथुन ये भैंसे जैसा दिखता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिथुन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। तो हमने देखा था ना एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड कौन सी थी? जो विलुप्त होने वाली थी अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया। एक्सटिंक्ट जो अब है ही नहीं इस पृथ्वी पे, विलुप्त हो चुकी हैं। दीज स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द लोकल एरियाज। ये वो स्पीसीज हैं जो लोकल एरिया से जा चुकी हैं, अपनी कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर एंटायर अर्थ से विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज हैं? ऐसी दो स्पीसीज के एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल हैं, एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक। तो ये रहा अपना एशियाटिक चीता, थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है। चलो, और ये रहे हमारे क्यूट क्यूट से पिंक हेडेड डक। राइट, समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अगर डाउट आ रहा है तो। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आईयूसीएन इन सारी चीजों को क्लासिफाई करता है सर्टेन टर्म्स में, जैसे नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं जिनकी चिंता करने की हमें कुछ खास जरूरत नहीं है, और ये सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इन्हें नॉर्मल स्पीसीज बोल देते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके एग्जांपल ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लाइल टैन मकैक, संगई, ये हमने एग्जांपल पढ़े थे। वनरेबल स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, जिनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है, और उनकी अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे कहाँ आ जाएंगी? एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाएंगी, जैसे ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि हमने यहाँ पर इनके नाम नहीं लिखे हैं, जबकि आपको बता दिया है
कि ये कैटल है, ये पाइन है, ये रोडेंट्स हैं, ये सारी चीजें, ये राइनो है, ये वाइल्ड एस है, और ये क्या था, लायन टेल्ड मकैक। ऐसे मैंने सारी चीजों के नाम आपको बता दिए हैं। गैंजेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक एलिफेंट, ब्लू शीप, संघई, ठीक है। तो ये सारी चीजों के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। अब आपका काम क्या है कि आप इन फोटोज को देख देख कर इनके नाम खुद भी रिपीट करें और इनको कोशिश करें पहचानने की। ये अभी शायद आप अगर 10th क्लास में तो काम ना आए, लेकिन फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं में से कुछ शायद एक्सटिंक्ट हो जाएं अगर हम उन पे ध्यान ना दें, कुछ वनरेबल कैटेगरी में चले जाएं, तो अपडेट कर लेंगे हम तब की तब। लेकिन अभी आपको अगर सामने फोटो दे दी जाए तो आप इन्हें पहचान सकें। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार वीडियो बैक करके फिर से देखेंगे कि किसका नाम क्या था, और फिर से रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा था रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज एक छोटी सी पॉपुलेशन स्पीसीज होती है, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद ये वनरेबल कैटेगरी या फिर एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती हैं, ठीक है। फिर एंडेमिक स्पीसीज पढ़ी थी। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, हम उन्हें एंडेमिक स्पीसीज बोल देते हैं, राइट। क्लियर है इतना, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने एक्सटिंक्ट स्पीसीज पढ़ी थी। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं, ये वो स्पीसीज होती हैं जो कि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से जा चुकी हैं, शायद अब अर्थ पे भी अवेलेबल नहीं है। एशियाटिक चीता इनका एक एग्जांपल था। और ये पिंक हेडेड डक इन्हें पढ़ा था। ये क्या था, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन, मिथुन ये अरुणाचल में मिलता है, ठीक है। फिर ये अंडमान, अंडमान वाइल्ड पिग, ये निकोबार पिजन, ये अंडमान टेल। याद रखेंगे, इतना समझ में आ गया। ये सारी चीजें अगर नहीं आए तो एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं दोबारा पूछूंगा। चलो, अब इनको कंजर्वेशन करने की जरूरत है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब कंजर्वेशन करने की क्यों जरूरत है, देखो, जब हमने पढ़ा है कि सारी जितनी भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, तो ये क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हमारे प्लांट्स एनिमल पे और एनिमल प्लांट्स पे, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी खत्म होता है तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट। क्लियर है इतना। तो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये कंजर्वेशन से क्या करते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बचा के रखते हैं। और इसको बचाने के लिए सबसे पहले हम लेके आए थे क्या, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था। जो कि क्या प्रोटेक्ट करता, हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पीसीज इसके अंडर पब्लिश की गई थी। जितने भी एंडेंजर्ड और ये सारी लिस्ट थी जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये पहली बार 1972 में पब्लिश की गई थी। इसके बाद 19 वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 1986 भी लेके आए थे। इसमें क्या किया था, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस द सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ प्रोजेक्ट लेके आई जिसमें कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई 1980 और 1986 के वाइल्ड लाइफ एक्ट में। सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बेटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। अब इनमें ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में ऐड कर दी गई। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा कि ये सब तो किया गया, फिर 1991 में पहली बार हमने इसमें प्लांट की स्पीसीज को भी ऐड किया कि भाई इनको भी तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमने प्लांट की 6 यानी 6 स्पीसीज को ऐड किया। क्लियर है इतना। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए जो कि 1972 में लेके आए। इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया, वाइल्ड लाइफ एक्ट भी लेके आए हम कहा 1980 और 1986 में। फिर 1991 में क्या किया, हमें प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। शुरुआत में हमने प्लांट की कितनी स्पीशीज ली थी, 6 स्पीशीज ली थी। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसे अभी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे ना, तो सबसे पहले लेके आए थे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर
हमने सोचा था प्रोजेक्ट टाइगर आने से पहले हम सोचते थे कि हमारे पास एस्टिमेटेड 55,000, हाँ हमारे पास टाइगर्स अवेलेबल हैं। बट जब हमने टाइगर सेंसस किया तब हमने रियलाइज किया कि ये संख्या सिर्फ 1827 1827 तक आ चुकी है 1973 में। तो इसके मेजर कारण क्या थे टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का? पोचिंग और फॉर ट्रेडिंग, मतलब टाइगर का शिकार किया जाता था ट्रेड करने के लिए। श्रिंकिंग हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स कम होते जा रहे थे। डिप्लीशन ऑफ प्रे वेस्ट, उनका शिकार कम होते जा रहा था। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते जा रही थी। अब इनको लिंक करके पढ़ेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, देखो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनको रहने के लिए और भी जगह चाहिए। जगह कहाँ से आएगी? हम जंगल काटेंगे, जंगल काटेंगे तो क्या होगा? इनका एरिया कम होते चले जाएगा, कम होते चले जाएगा, राइट। अब हमने क्या किया, इनका एरिया कम हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं कि इनका प्रे बेस भी डिक्लाइन होगा। मतलब प्रे का मतलब होता है शिकार। जो टाइगर जिन 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 एनिमल्स का शिकार करते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। और हंटर्स ने क्या किया, इनको डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हंट करना शुरू कर दिया टाइगर्स को भी। टाइगर्स की स्किन, उनकी बोन्स, कहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन, एशियन कंट्रीज लेफ्ट टाइगर इन द वर्ज एक्सटेंशन। तो इनकी बोन्स और स्किन, स्किन को आप डेकोरेटिव पर्पस के लिए, बोन्स को आप ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए अलग अलग तरीके से यूज करते थे। और फिर क्या किया, सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइडेड हैबिटेट टू 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दीज टू नेशन बिकम प्राइम टारगेट फॉर द पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। अब इंडिया और नेपाल के पास पूरे वर्ल्ड के 2/3 टाइगर्स अवेलेबल थे। तो अब जब सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ है तो सबसे ज्यादा पोचिंग भी कहाँ होगी? मतलब सबसे ज्यादा टाइगर्स का शिकार भी कहाँ किया जाएगा? यहीं पर किया जाएगा। तो इस सब को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या लेके आई? प्रोजेक्ट टाइगर लेके आई। कब लेके आई? 1973 में, राइट। समझ में आ गया इतना? तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया इन 1973, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन, घटती हुई पॉपुलेशन है, उसे सेव किया जा सके, राइट। और इसके कुछ नेशनल पार्क के नाम भी याद रख लेंगे। और ये आपका होमवर्क है कि इन नेशनल पार्क्स को आप मैप में देख के आएंगे। जैसे कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। मानस टाइगर रिजर्व असम में। पेरियर टाइगर रिजर्व केरला में। और सम ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। मतलब ये कुछ टाइगर रिजर्व्स, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। अभी हमारे पास काफी सारे टाइगर रिजर्व्स अवेलेबल हैं। एटलीस्ट आपका होमवर्क ये है, इन सभी को मैप पर लोकेट करके लाइएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्कैड ग्रुप्स। स्कैड ग्रुप्स का मतलब होता है, स्कैड का मतलब होता है पवित्र। और ये होती है अपनी वनस्पति या फिर पेड़ पौधे, राइट। इतना समझ में आ गया, स्कैड ग्रुप। अब कहीं कहीं पर ना देखो, प्रोटेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम खुद से प्रोटेक्ट कर लें या फिर लीगली उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। तो लीगली गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोजेक्ट चलाए, इनको प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला। अब हंट करना या पोचिंग करना लीगली अलाउड नहीं है। अब दूसरा, हमारे काफी सारे जो हमारे ट्राइब्स हैं या फिर जो हमारे पुराने लोग थे, वो क्या करते थे, जंगलों को भगवान की तरह या फिर करीब पेड़ पौधों को या फिर जानवरों को भगवान की तरह पूजते थे, या फिर उन्हें पूजा के काम में लाते थे, राइट। जैसे नेचर वर्शिप इज एन ओल्ड एज ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट ऑल क्रिएचर्स ऑफ नेचर हैव बीन प्रोटेक्टेड। मतलब ओल्ड एज ट्रेडिशन था कि नेचर वर्शिप का, और ये माना जाता था कि इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट ऑफ प्रिस्टाइन फ्रॉम कॉल्ड स्कैर्ड ग्रोव्स। ठीक है, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। तो इसीलिए हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता था। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से ट्राइब या कौन कौन सी चीजों को
हम अपने पूजा के काम में लाते हैं या फिर पूजा की तरह पूछते हैं। ठीक है, जैसे द मुंडास एंड द संथल्स, ये दो ट्राइब्स के नाम है बाय द वे। द मुंडास एंड संथल जो कि कहाँ मिलती है, यहाँ पर द मुंडास और द संथल्स जो कि छोटा नागपुर प्लेटी, जो आपका छत्तीसगढ़ झारखंड वाला रीजन है ना, वो क्या करती है, महुआ को, महुआ समझते हैं आप, महुआ को और कदम्बा के पेड़ों को पूछते थे। द ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा बिहार वर्शिप टर्माइन, जो उड़ीसा और बिहार के ट्राइब्स हैं वो क्या टर्माइन को और मैंगो को पूछते हैं। टर्माइन क्या होती है, टर्माइन इमली होती है राइट, और मैंगो आम के पेड़ों को। और आजकल हम भी तो हिंदू ट्रेडिशनल के हिसाब से हम भी तो आम के पत्तों को पूजा में यूज करते हैं राइट। टू मैनी ऑफ अस यूज पीपल बनियन ट्रीज आर कंसिडर्ड स्कैर्ड, और हम भी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, बनियन यानी बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। ये हमारी ट्रेडिशन का पार्ट है राइट। तो जैसे कि मुंडा और संथल क्या करते थे, मुंडा संथल महुआ और कदम्बा को पूछते थे। उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, वो टर्माइंड और मैंगो को, और जैसे कि आम तौर पर हमारे आसपास देखने को मिल ही जाता है, पीपल और बेनेन ट्री यानी पीपल के पेड़ को और बरगद के पेड़ को हम अभी भी पवित्र मानते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एक सोसाइटी है, विश्नोई विलेज है एक राजस्थान में, जो कि ब्लैक बग हम देख के आ रहे हैं ऊपर, नील गाय, ब्लैक बग, नील गाय और पिकॉक यानी मोर को, उनकी जो कम्युनिटी है उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है, यानी उनकी कम्युनिटी का पार्ट है राइट। तो वो ना तो हार्म करते हैं ना किसी को हार्म करने देते हैं। इतना समझ में आ गया स्कैड ग्रुप्स के बारे में। चलिए एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, काफी सारे टर्म्स हैं तो इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा राइट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या जाना कि बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी राइट। बायो का मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा फ्लोरा और फोना। फ्लोरा से क्या हमने फ्लावर याद रखा, और फ्लावर से हमें क्या पता चला कि ये प्लांट्स होते हैं। तो फ्लोरा मतलब प्लांट ट्रीज की बात हो रही होगी, और फोना यानी एनिमल्स की बात हो रही होगी राइट। और फ्लोरा फोना, अब इंडिया में देखा हमने कि 10% हमारे पास वाइल्ड फ्लोरा है, 20% हमारे पास फोना है। ठीक है, फिर आईयूसीएन के बारे में जाना, उसने कैसे कैसे डिवाइड किया है उसके बारे में जाना। नॉर्मल स्पीसीज के बारे में पढ़ा। नॉर्मल स्पीसीज वे होती हैं जिनकी पॉपुलेशन के बारे में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में या अमाउंट में अवेलेबल है। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, जिनका एक्सटिंक्ट होने का खतरा है या विलुप्त हो सकती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल पढ़े, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकैक और शंघाई। फिर उसके बाद वनरेबल स्पीसीज के बारे में पढ़ा। वनरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है, और वो सीधा एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में जा सकती हैं, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़े, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन राइट। फिर इसके बाद आते हैं अपन, इनमें हमने देखा इन सब के बारे में, कैटल, पाइन, ये सब हमने जाने, और इनको आपको अब रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए राइट। फिर उसके बाद आते हैं हम रेयर स्पीसीज पे। रेयर स्पीसीज क्या होती हैं, एक स्मॉल पॉपुलेशन होती है जो उन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो वनरेबल और एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती हैं, जिसमें हिमालयन ब्राउन बियर, फॉक्स, बफेलो और ये अपनी हंगुल राइट। हिमालयन ब्राउन, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो और डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल, ये रेयर स्पीसीज हैं। एंडेमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ा फिर हमने। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, आइसोलेट हो चुकी हैं, उनका जोग्राफिकल बैरियर बन चुका है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिल रही हैं, जैसे कि अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन, ये हमने यहाँ पर देखे राइट। फिर उसके बाद
ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त हो चुकी हैं, एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट आया जिसमें हमने प्रोटेक्टेड स्पीसीज को स्पेशली प्रोटेक्ट किया 1980 में, 1986 में। फिर हमने देखा कि प्लांट्स को भी तो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो फिर 6 स्पीसीज को हमने प्रोटेक्ट किया पहली बार 1991 में। फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जाना। प्रोजेक्ट टाइगर, इंडिया और नेपाल टू थर्ड सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं टाइगर, इंडिया और नेपाल में। इसकी वजह से यहाँ पोचिंग यानी टाइगर्स का शिकार, उनका हैबिटेट कम होना, उनका प्रे कम होना यानी उनके शिकार कम होना, टाइगर्स के शिकार कम होना, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना, ये मेन कारण है टाइगर पॉपुलेशन रिड्यूस होने का। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए 1973 में, जिसमें हमने कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा। फिर स्कैड ग्रुप्स के बारे में जाना। फिर उसमें हमने जाना कि मुंडा और संथल एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि महुआ और कदम्बा के ट्रीज की पूजा करती है उड़ीसा और बिहार में। एक और ट्राइबल ग्रुप है जो कि टरमाइंड यानी इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती है। पीपल और बनियान ट्री तो हम ऑब्वियसली देख ही लेते हैं हमारे चारों तरफ कि इनकी भी पूजा की जाती है। फिर हमने बिश्नोई विलेज के बारे में जाना जो कि राजस्थान में अवेलेबल है, और जो कि ब्लैक बग और नील गाय और पिकॉक इनके रिलीजन का पार्ट है, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एंड नोबडी हार्म देम, और इनको कोई हार्म नहीं करता। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कीप रिवाइजिंग, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आई रिक्वेस्ट कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठें, तो थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज भी करते रहें, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने लायक हैं वो नोट करते रहें। बाकी मैं आपको रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी, और पीडीएफ भी टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू।